हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय शो। प्लीज कीप वॉचिंग। आज भी हम उसी सिलसिले की एक कड़ी, एक बहुत ही अहम विजिट हो रहा है। हम जानते हैं कि यूएनजीए जो कि जनरल असेंबली के इजलास में ये जो 76th सेशन है, इसमें पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स तकरीरें हुई, बहुत सी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान से जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वर्चुअल खिताब जाहिर है आप जानते हैं, लेकिन हमसाया मुल्क भारत से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट है वो बहुत लाइमलाइट में रहा। वहां पे बहुत सी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कैमला हैरिस से भी मुलाकात की, उसके बारे में जो है काफी बातें सामने आई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच मीटिंग हुई, उसकी सारी बातें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इन तमाम नुकात पर हम बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त एनालिस्ट हैं, अमेरिका के पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका, मिस्टर साजिद तारर इज ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू। जो हमारी वहां की वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उनसे भी मुलाकात हुई। अच्छा, उसमें मैं उस पर क्योंकि उससे आगाज इसलिए करी, उसमें एक दो पॉइंट्स पाकिस्तान के हवाले से बड़े अहम जो है वो उठाए गए। खासतौर पर जो है जब मैंने देखा कि कुछ इंडिया की, मैंने चेक की जितने भी मीडिया था उस पर कुछ जो बातें आ रही थी, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, इसके अलावा एनडीटीवी, उस पर मुझे जो नजर आए दो पॉइंट्स वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपका तज्जिया भी चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि शी ब्रॉट अप पाकिस्तान रोल इन टेररिज्म, ये कहा गया, एंड आज इस्लामाबाद टू टेक एक्शन सो इट डज नॉट इम्पैक्ट अमेरिका एंड इंडिया सिक्योरिटी। तो ये एक ऐसा चीज है, वैसे तो जाहिर है कि माजी में भी इस तरह के वहां से सवालात उठाए जाते रहे, लेकिन अब उस जगह पर पहुंचकर वाइस प्रेसिडेंट के साथ इस तरह की गुफ्तगू, तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये भी कि पाकिस्तान का इस हवाले से अब क्या जवाब होना चाहिए या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? देखिए, मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि मोदी साहब आए हैं तो किस तरीके से और कितने भरपूर तैयारी करके वो आए हैं। एक तो वो पूरा फुल फ्लैज जिस तरह अंटराज उसके साथ यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी इज फुल ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट राइट नाउ। हर दूसरे चौक में न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में देखा गया है इंडियन कैमरामैन जो है वो लेकर बैठे हैं। और जो कैमला हैरिस की स्पीच के बारे में आपने बात की है, उसको वो हर इंडियन चैनल ने उसको कहा है इंडियन डिसेंट वाइस प्रेसिडेंट। और फिर उन्होंने इस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, यहां पे अमेरिकन मीडिया भी उनके साथ मिला हुआ है। वो यहां तक वीडियो आ रही है इस वक्त मेन चैनल्स पर कि मोदी साहब जब आए थे पिछले दौर में, ओबामा पीरियड में, ट्रंप से भी पिछले दौर में, और वाइस प्रेसिडेंट जो उस वक्त थे जो बाइडेन, उनके साथ उनकी क्या इंटरेक्शन थी, वहां तक वो एक पूरा फुल फ्लैज जिस तरीके से कहते हैं कि कैंपेन चल रही है। और वो कैंपेन के साथ साथ क्या उसमें से हासिल क्या कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह आपने भी फरमाया कि कैमला हैरिस ने भी टेररिज्म को आइडेंटिफाई किया। टोनी बिल्कन इससे पहले जब कांग्रेशनल हियरिंग में गए तो उन्होंने भी जाके वहां पे पाकिस्तान को एक्यूज किया, वर्ड यूज करके हार्बरिंग, और उन्होंने कहा कि सेफ हेवंस प्रोवाइड करते रहे हैं पाकिस्तान पिछले 20 सालों से। तो इस वक्त ये पूरी एक फुल कैंपेन है जो इसकी बड़ी तैयारी की गई। जो इस वक्त मिस्टर शंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, शंकला उनके सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस के, उनके एम्बेसडर, सारा एक पूरा आंट्रास जिस तरीके से तैयारी के साथ आए हैं, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हमें उसके सामने ना हमने तैयारी की है ना कोशिश की है, बल्कि और इसमें सिर्फ एक दफा नहीं है उन्होंने। हम तो जा ही नहीं रहे ना, यानी हम तो वहां पे तो विजिट तो ऐसा, उन्होंने तो शहरियार आफरीदी को भेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और खुद तो वो जा ही नहीं रहे, तो तैयारी क्या होगी? उन्होंने बल्कि इसका कोई एडवोकेसी कश्मीर की करने की बजाय पाकिस्तान के इमेज को धचका दिया, शाक दिया उन्होंने। यहाँ पे आके उन्होंने अपनी तवज्जो, एक तो उनका ड्रेसअप नहीं था, उनके अल्फाज प्रॉपर नहीं थे, और उन्होंने आके यहाँ पे मजाक उड़ाने की कोशिश की अमेरिकन सर्कमस्टांसेस, अमेरिकन सोसाइटी की। और यहाँ पे ये याद रखा जाए कि अफरीदी साहब का ये पहला ट्रिप था अमेरिका का, और जिस चैनल के जरिए वो प्रमोशन ये कर रहे हैं वो भी अमेरिकन चैनल है, जिस जहाज पे आए हैं वो भी अमेरिकन मेड है। और बताना चाहूंगा कि उस कंट्री का उन्होंने जाके टाइम स्क्वायर में मजाक उड़ाया जिसने दुनिया को स्टील, पेट्रोल, बैंकिंग सिस्टम, गाड़ियां, हर चीज दी है उस मुल्क ने। और वरना तो आप, मेरा मकसद अगर देखें पिछली 18वीं सदी की सारी इन्वेंशन सारी अमेरिका से जा रही है पूरी दुनिया में। और अफरीदी साहब आप माशाल्लाह वहां से आए हैं, फारगुल तहसील होके आए हैं, और उन्होंने अपना तालिबानी लेक्चर दिया है, बजाय उस पर पॉजिटिव इमेज जाता। शाक हुआ पाकिस्तान के इमेज को। फिर ये कहते हैं
कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, फिर ये कहते हैं इंग्लैंड क्यों वापस जा रहा है, फिर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दिस इज द बेस्ट पाकिस्तान कैन ऑफर कि एक बंदा आया है जिसको ना हिस्ट्री का पता है, ना अमेरिकन स्ट्रक्चर का पता है। यहाँ पे जितने होमलेस हैं वो सारे एडिक्टेड होते हैं नशों पे, वरना यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है, यहाँ पे शेल्टर मौजूद है। जो आपने अभी सराय बनाई है, ये अभी आपने जो खाने दे रहे हैं, यह सदियों से चल रहा है। हम जो यहाँ पे टैक्स देते हैं 35% टैक्स जाता है, उस पर गवर्नमेंट सब कुछ फैसिलिटेट करती है। लेकिन ये कि अफसोस के साथ कि अफरीदी साहब वाज नॉट द बेस्ट डिप्लोमेट, ही कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ एज अ बेस्ट डिप्लोमेट। और यहाँ पे बल्कि कश्मीर को भी उन्होंने, अब मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा, कल इंतहाई अफसोस की बात यह है कि विलेट कॉन्टिनेंटल एक होटल है जहां मोदी साहब ठहरे हैं, एक ब्लॉक पे है वो व्हाइट हाउस से, एक ब्लॉक पे। वहां पे बाहर सिखों ने अपने किसानों के लिए वहां पे इज्तिमा किया, एक भी कश्मीरी वहां नहीं खड़ा था। कल मेरा गुजर हुआ वहां से विलेट कॉन्टिनेंटल के सामने से, तो एक ब्लॉक व्हाइट हाउस से एक भी कश्मीरी, एक भी ये जो बंदे आ रहे हैं जहाजों में फर्स्ट क्लास के टिकट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से यहां पे कश्मीर के अपने उसको प्रमोट करने के लिए, एक भी बंदा उसमें से नहीं खड़ा था। ये वेकेशन पे अच्छा, सारे लोग फिर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से जो है वो जा रहे हैं उसको, लेकिन वहां पे मौजूद नहीं थे, एक भी बंदा नहीं। सारे वेकेशन पे फिर रहे हैं, यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे से बिजनेस क्लास की टिकटें लेकर आए हैं। लेकिन कल विलेट कॉन्टिनेंटल के सामने सिख मौजूद थे, एक भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, एक भी कश्मीरी मौजूद नहीं था वहां। अफसोस की बात, ये नेशनलिज्म है, ये कौमियत है, ये हमारे टारगेट है। और ये पाकिस्तान से पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त खान साहब का आज एक इंटरव्यू न्यूज वीक वालों ने दिया है कि खान साहब कह रहे हैं कि तालिबान कैन बी द पार्टनर इन पीस विद अमेरिका। इस वक्त आपके 3-4 लोग जो हैं उनकी क्या डिप्लोमेसी चल रही है, उनकी क्या एडवोकेसी चल रही है। हमारे कुरैशी साहब, मोहिद यूसुफ साहब, इमरान खान साहब मुसलसल दुनिया की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान पे डॉलरों की बारिश करें और हो सकता है वहां से कोई डॉलर स्लिप होकर पाकिस्तान भी आ जाए। सिर्फ और सिर्फ ये एडवोकेसी हो रही है कि खुदारा उनको डॉलर दे, उनको डॉलर दे। अब मैं कुछ चीजें जो मेरे ज़हन में पॉइंट थे, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है यूनाइटेड नेशन से कि तालिबान को वहां पे बोलने की इजाजत दी जाए। खुद आप बोल नहीं रहे हो, तालिबान की एडवोकेसी कर रहे हो, फिर आप स्टेटमेंटें देते हो कि हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी कोशिश कर रही है दुनिया को कन्विंस करने की कि तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो रिसेंटली खबर आ रही है, मुल्ला नूरुद्दीन तराबी साहब ने अपना एक बयान जारी कर दिया है, वो जेल खाना जात के वहां पे वजीर है। उन्होंने कहा है कि हम हाथ काटने की और मौत की सजाए मौत देने की इसकी सजाओं को हम रिस्टोर कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ भी दी है कि हम पाकिस्तान के वी वॉन्ट फॉलो पाकिस्तान। आप कंफ्यूज हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, आप नर्वस हैं इस वक्त, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप चैनलाइज नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। आप चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आपको बिल्कुल कोई पता नहीं है इस वक्त। लेकिन ये जो आपने भी बात की, ये तो जो तालिबान है ना, उन्होंने खुद भी लेटर लिखा है यूएन को, और वो यूएन ने जो है उनका लेटर देख लिया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम ये जवाब, और उन्होंने कहा है कि हमें खिताब करने का मौका दिया जाए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो लेटर भी लिखा है, लेकिन साथ इनकी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे देखें। आपके पास अमेरिकन जो मीडिया है तो वो तो उठाते हैं चीजें, आपके पास खासकर कई चीजें वहां नहीं जाती, लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं, हम सुनते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इट वाज अ न्यूज कि पाकिस्तान हैज आस्क्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस के उसमें उनको बोलने की इजाजत दी जाए। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे नजर में एक बहुत बड़ी गलती खान साहब ने की है, जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इस इजलास में नहीं आए, और दूसरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि अगर खुद नहीं आए तो अच्छी टीम भेजना चाहिए थी और इनको टास्क दे के भेजे, इनको बिजनेस क्लास की टिकटें ना दे के भेजें कि जाओ वेकेशन कराओ। यहां पे जिस तरह कल मैंने आपको बताया, कल वाशिंगटन डीसी में एक भी इंसान नहीं खड़ा था कोई झंडा कश्मीर का लेकर या कश्मीर का कोई केस बयान करता, एक भी। सिख खड़े थे लेकिन पाकिस्तानी एक नहीं था, ना कश्मीरी थे। और हाँ, कर क्या रहे हैं, यहां मैंने देखा वर्जीनिया से लोग बसें भर के वेकेशन के लिए यूनाइटेड नेशन के सामने जाएंगे, वहां बर्गर शर्गर खा के तो वापस आ जाएंगे। इनके लिए ये वेकेशन नेशनलिज्म नहीं इनके अंदर कि ये कोई अपने मुल्क के लिए, अपनी एडवोकेसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ चीजें कर रहे हो। और यहाँ आते हैं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ बैठते हैं, खाबे करते हैं, बारबेक्यू उनके बैकलॉन में करते हैं और फिर वापस उनके अपने फैमिली के लिए तोहफे लेते हैं, कुछ यहां से लेते हैं, कुछ कतर से लेते हैं, तो वापस चले जाते हैं। इनके मेरा मकसद है कि इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान पे यारो मददगार खड़ा है, बिल्कुल। इस वक्त मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि इंडिया किस स्पीडों पे चल रहा है। इंडिया फ्रांस के साथ बात हो रही है मैक्रां की,
इंडिया रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। यहाँ पे मोदी साहब आए हैं, उन्होंने जापान के प्रीमियर के साथ मिले हैं। एक में उसमें तशवीश थी मेरे लिए कि एक सीईओ जो उनको मिला है वो आर्मामेंट ड्रोन्स के हवाले से, अमेरिका अब ड्रोन देगा इंडिया को, अगला नया ये उनका मंसूबा बन रहा है। सुपर 30 जी, हर हाई टेक्नोलॉजी वाले वो उनको मिले हैं। और मैं हैरान था जो इस वक्त, खैर यहाँ पे अमेरिका में एक फैशन भी है, और इस वक्त कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके सीईओ जो हैं वो इंडियन है और वेरी नेशनलिस्ट हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी के पास 4 पैसे आ जाएंगे तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता। ये सबसे बड़ा फर्क है। जो इंडियन होते हैं वो एक तो नेशनलिस्ट है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट चली थी नेशनलिज्म के हवाले से, मूवमेंट चली थी जिस तरह अरब स्प्रिंग थी। कई मेजॉरिटी मूवमेंट से खत्म हो चुकी है। खान साहब भी उसी मूवमेंट का एक हिस्सा थे, तब्दीली का नारा लगा के आए थे। थर्ड पार्टी को ट्राई किया गया था लेकिन खान साहब भी फेल हुए हैं। सबसे ज्यादा कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब है। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदूज को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। तैयारियां हो रही हैं बिल्कुल कि किस तरह कार्नर किया जाए और किस तरीके से अफगानिस्तान का मलबा सारा जो है वो पाकिस्तान पर डाला जाए। आपको एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, आपको लीडरशिप की जरूरत है, और लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो नेशनलिस्ट हो। और वेस्ट को मैं यहां पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आलिया खान साहब हमेशा कहते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, वेस्ट में रहे हैं, वेस्टर्न जानते हैं उनको डील करना। तो ये डील कर रहे हैं आप कि आप शहरयार अफरीदी को अपना नुमाइंदा बना के आप यहां पे भेज देते हैं और वो पाकिस्तान सारे के सारे की जागहसाई कराता है। ये आपका वेस्ट के बारे में आइडिया है कि एक तालिबानी माइंड का बंदा भेज दें और वो यहाँ पे आके यहाँ पे अमेरिकन बच्चियों को देखे और होमलेस का मजाक उड़ाए। जो पहली दफा अमेरिका आया है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, उसकी एंट्री नहीं हो रही थी, इमिग्रेशन वालों को सेटिस्फाई नहीं कर सका। कौंसल जनरल ने जाके गारंटी दी लिख के, तो तब वो एंटर हुआ है अमेरिका में, और निकलते ही सीधा गया वो लिवाइस की शर्ट पहन के, कॉलरलेस, हाफ स्लीव। मैं समझता हूं कि उसको इतना नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या होता है कैमरे के सामने जाने के, तो वो हाफ स्लीव शर्ट पहन के जिस तरह एक्सरसाइज में होता है, और वहां जाके उसने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, हर इंडियन चैनल ने उसको उठाया। और हम पाकिस्तानी अमेरिकन यहां पे शर्मिंदा है कि दिस इज द बेस्ट वी कैन ऑफर, जो कि कश्मीर का केस आके लड़ रहे हैं यहाँ। साजिद साहब, सुनने में आया है काफी, अब वो उनके साथ जो है ना काफी हुई है, वो वाली जो है तफसील से उस पर भी हम उसमें अगले में बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने काफी उनके साथ जो है ना वो किया है कि ये लेकिन बात ये है कि वो जो मर्जी करें, उनको सस्पेंड कर दें, उनको जो मर्जी करें, लेकिन डैमेज सस्पेंड नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। सस्पेंड तो वो रिंग रोड वाले बादशाह को भी नहीं कर रहे, 7 अरब का टीका जिसने लगाया उसको भी सस्पेंड नहीं कर रहे। मैं अगले दिन किसी जगह पे बैठ के बात कर रहा था, खान साहब ने हर इंसान को एनआरओ दिया है, नवाज शरीफ को भी एनआरओ दिया, जरदारी को भी एनआरओ नहीं दिया, सिर्फ तो पाकिस्तानी अवाम को नहीं दिया। अगले दिन बिजली फिर बढ़ा दी गई है, आटा चीनी बढ़ गया। और मेरा चैलेंज है इस बात का कि 15 से 20 हजार एवरेज सैलरी है इस वक्त पाकिस्तानी जो निचले तबके की, अगर वो हराम का नहीं खाता तो उसका बजट बना के दिखाएं। उनकी चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आ रही हैं। अच्छा साजिद साहब, एक ये जो आपने बातें की इसमें से 1-2 पॉइंट तो ये कि चलिए, ये तो आपने जो कहा वहां पे थे ही नहीं पाकिस्तानी जो है, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट के लिए, तो एक तो हमारे ऊपर जो इल्जाम आता है और आना था कि जी वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी मौजूद थे, तो चले वो इल्जाम तो हट नहीं आएगा, हट जाएगा, वहां पे पहुंचे ही नहीं जो आप कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान की पॉलिसीज की, तो ये जो एक दरमियान में पॉइंट है कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहुंचना चाहिए था, एक इतना अहम मौका था, तो आप क्या समझते हैं कि क्या पीएम साहब ने ये जो फैसला किया वो इसलिए तो नहीं किया कि एक थोड़ी सी, आपको पता है, एम्बैरेसमेंट का सामना इसलिए है कि हम जो बाइडन साहब की कॉल है उसके वाले से काफी मजाक बनाया गया, वो वहां पे जाते और फिर भी अगर उनको कोल्ड शोल्डर मिलता तो जाहिर है कि थोड़ा सा, तो आप समझते हैं ये वजह है या उनको फिर भी जाना चाहिए था? देखें, एक तो पाकिस्तान इनको आना जरूरी इसलिए चाहिए था, एक तो रिसेंटली सीएनएन पे जो वो स्टेटमेंट अगले दिन उन्होंने छोड़ी है कि ही इज नॉट इवन देन अ मेयर ऑफ इस्लामाबाद, उसको डिफ्यूज करना, बोलना चाहिए था आके यहाँ पे न्यूयॉर्क में बैठ के। दूसरा, यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा खान साहब को, खान साहब यूनाइटेड नेशंस में यासर अरफात भी आते रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इज अ न्यूट्रल ग्राउंड, वह यहाँ पे फेडरल कास्ट्रो भी आते रहे हैं जिनका अमेरिका के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। खान साहब, अगर मैं खान साहब का एडवाइजर होता तो कहता खान साहब आप वाशिंगटन डीसी ना आए, न्यूयॉर्क में आके कैंप लगाएं,
आप अपनी पूरी टीम को लेकर यूनाइटेड नेशंस के नीचे आके बैठ जाएं, और यहां पे वॉशिंगटन डीसी नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता है, जो बाइडन नहीं मिलता, क्योंकि उसमें भी गलतियां हमारी हैं। जो बाइडन को ब्लेम नहीं मैं करूंगा, मैं पिछले 5-6 साल से चीख रहा हूं कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी आपका सबसे बड़ा खतरा है आपके खिलाफ। आप बिल्कुल किसी ने नहीं सुना, ना पाकिस्तानी डायस्पोरा उसके लिए एक्टिव हुआ, ना पाकिस्तानी अमेरिकन उसमें अमेरिकन पॉलिटिक्स में आए, और ना पाकिस्तानी एम्बेसी सीरियस, ना कोई और पार्टी सीरियस। यहाँ पे कई दफातर बड़े अरसे से बंद है और पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको खोलने का। यहाँ पे आपने जो लॉबी फर्में आपने हायर की, उनमें भी आपने करप्शन की है, उनमें भी डॉलर लूटे हैं क्योंकि आप सीरियस नहीं हुए। लेकिन खान साहब को चाहिए था, खान साहब कोई भी इंसान, मैं खान साहब को नहीं, कोई भी इंसान जो इस वक्त पाकिस्तान की भलाई चाहता है, डिसीजन मेकर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सेशन एक साल में सिर्फ नेटवर्किंग को लिए होता है, और खासकर आपका काउंटर पार्ट, आपके अगर दुश्मन आके कैंप लगा रहे हैं और आपका कैंप मौजूद नहीं है तो हु इज द लूजर? आप लूजर हैं उसमें, दूसरा लूजर। और दूसरा, आपके साथ कोई भी ना हो, ना आप क्वाड में जाने की सलाहियत रखते हो, ना आप डिफेंस आपका तैयार हो, ना आपके पास आपके माली IMF आपके किस्तें सस्पेंड करके बैठा हो, आपको कुछ भी ना मिल रहा हो, तो आपको लाजमी आना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस में भी अगर आपको मौका ना मिलता, बाहर बैठे रहते। लेकिन मैं अगर खान साहब की जगह होता तो मैं सारे अपने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट लेकर आता, अपने अच्छे अच्छे डिप्लोमेट लेके आता, अच्छे अच्छे स्पीकर लेकर आता, और कुछ नहीं तो यहां पाकिस्तानी डायस्पोरा को इकट्ठा करता, एनर्जाइज करता। यहां पे एक पूरा शो ऑफ होना चाहिए था, जिसमें लोकल मीडिया को भी अपना केस बयान करने का बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। CNN को कवरेज करनी चाहिए थी, फॉक्स करता कवरेज, लेकिन अपॉर्चुनिटी इज बिग टाइम मिस्ड आई थिंक। एंड और इसमें बिल्कुल ये नजर आता है, दुनिया को सबसे बड़ा पहला सिग्नल ये जाता है कि यू आर नॉन सीरियस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायलॉग। आप डॉलरों की बारिश चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वही बैठ के दूर से इशारों कनायों से, लेकिन अब वो इस तरह आगे चलना नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, दुनिया को पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी चीजें हाइब्रिड है, मेजॉरिटी चीजें दे आर नॉन सीरियस एक्टिव, और उसमें स्टेक होल्डर और हैं, सामने फ्रंट पे कुछ और है। ये एक मेरा मकसद है कि अच्छा सिग्नल नहीं है। आपको चाहिए चीजों को क्लैरिफाई करें, जो भी डिसीजन मेकर है उनको चाहिए कि यू नीड ए कंप्रीहेंसिव कैंपेन विद द गुड कैंपेनर्स एंड गुड एडवोकेट्स। ठीक है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे ना, तो वो तो सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान के सहाफियों को समझते हैं ना, तो इनके खिलाफ कैंपेन, जो इनके खिलाफ सब कुछ करना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय इसके कि आप बाहर के किसी दुश्मन को जो है वो देखें। बहरहाल खैर उनको भी दुश्मन कह के तो उनके सर ये होता है, सारी सब ये होता है कि उनको दुश्मन कह के उसके बाद कैंपेन सहाफियों के खिलाफ चलती है। देखिए अलमिया पाकिस्तान का क्या समझे, कहते हैं 5th जनरेशन वॉर, लेकिन अब हमारे जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ 5th जनरेशन वॉर कर रहे हैं, बजाय कि ये देखें कि दुश्मन क्या कह रहे हैं। यहां पे देखें इस वक्त मैं थोड़ा सा, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, दुख होता है, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत है, मुझे सबसे बड़ा दुख ही होता है कि मेरी मादरे मिल्लत को के डिसीजन मेकर क्या उसके साथ कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया किधर जा रही है और आपके तोशा खाना खुला हुआ है। दुनिया कहां जा रही है, आप EVM पे लड़ाइयां हो रही है। मेरा मकसद तोशा खाना इज अ बिग इशू राइट नाउ। अफगानिस्तान तालिबान नहीं है, आपके गिफ्ट छोटे छोटे, मैंने अगले उनके यहां पे मेरा ख्याल BBC या डॉन ने अगले दिन उन गिफ्टों की तस्वीरें लगाई, देख के शर्म आ रही है कि ये गिफ्ट, और ये फिर उन पे लड़ाइयां, और उस पे मीडिया भी सारा उस पे कर रहा है, और गवर्नमेंट की तवज्जो भी सारी, ब्यूरोक्रेट्स भी उसी में बिजी, खान साहब भी उसमें बिजी, PTI भी सारी बिजी। दुनिया देखे यहां पे आपके खिलाफ, एक सारी दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं इंडियन इस वक्त आपके खिलाफ, और आप तोशा खाना पे लड़ाइयां हो रही। अच्छा जी साजिद साहब, अब ये जो हमने देखा एक इतना बड़ा, अब आप क्या देख रहे हैं कि जब ये इसमें जो है खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो कई फैसले हुए, उसके हवाले से वो कोर इशू एक रहा, जाहिर है कि उसके ऊपर तो डिस्कस होना ही था। तो आप समझते हैं कि इस इजलास के बाद, इस सेशन के बाद आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी, और क्या रेकग्निशन के हवाले से कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, या ये फैसला किया जाएगा कि नहीं हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज माय स्पेकुलेशन, व्हाट इज माय असेसमेंट टुवर्ड्स तालिबान और अफगानिस्तान राइट नाउ। उसमें मैं इसमें पहले शुरू में बड़ी गर्मी थी कि चाइना आगे आएगा, चाइना ये करेगा। चाइना ने थोड़े से पीनट्स दे के पीछे हट गया। रशिया ने अपने तहफुजात का ख्याल किया कि यहां से दहशतगर्दी हमारे सेंट्रल एशिया में आएगी। ईरान ने मुंह फेर लिया इनसे। तो ये सारी चीजें देख, और मेरा जो असेसमेंट ये थी कि अमेरिका शुरू के दिनों में जिस तरह तालिबान को कहता था दे आर काउंटर पार्ट, तालिबान का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, तालिबान का
तालिबान के लफ्ज टेररिज्म हटा दिया गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तालिबान की कैबिनेट के ऊपर से वो सैंक्शंस हैं वो हटाएंगे, उनकी ट्रेवल कर सकेंगे वो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट वीक या पिछले 10 दिनों में एक्सपेक्ट कर रहा था अमेरिका ये करेगा। अमेरिका बार बार सिग्नल देता रहा थ्रू इंग्लैंड और यूके और जर्मनी के और फ्रांस के जरिए सिग्नल देता रहा कि वी हैव टू कीप द डायलॉग ओपन, वी हैव टू, और ये भी कहते रहे कि हमारा डायलॉग हो रहा है। तो उसमें एक बन रहा था, मूड बन रहा था कि शायद ये सबसे पहले जिन कंट्रीज की मैं बात कर रहा था, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ एड देंगे और उसके बाद अमेरिका उसको फॉलो करेगा। लेकिन ये चीजें डिले में चली गई हैं। हर एक बंदा प्रिकॉशन ले रहा है और देख रहा है कि हाउ द तालिबान इज बिहेविंग। उसमें तालिबान के अंदर इंतशार पैदा होता नजर आया, वो सारी दुनिया ने देखा। मुल्ला ब्रादर को पीछे चले गए, लड़ाई झगड़े की वहां से खबरें आई, नाराजगी की खबरें आई। फिर एक कैबिनेट ऐसी आई जिसमें हकानी ग्रुप ज्यादा था, कतरी ग्रुप आगे, पाकिस्तानी ग्रुप, उसमें हजारा वालों को रिप्रेजेंटेशन ना देनी, खवातीन को रिप्रेजेंटेशन ना देनी। मैंने आज आपको एक रेफरेंस जो दिया है मौलाना नूरुद्दीन तुराबी साहब का। तो ये सारी चीजें जो है अब ये तालिबान के फेवर में नहीं जा रही, दुनिया पीछे हटती नजर आ रही है। और उसमें जो मेरा ख्याल ये है कि एक दिनों में नहीं घंटों की बात है, क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ा आपने न्यूज आपको शायद वो मिस कर गए हम, कि 3 टन हीरोइन जो उन्होंने गुजरात में पकड़ी गई है, वो एक अलग उसका एक उन्होंने तालिबान पे डालने की कोशिश, आई एम नॉट श्योर आइदर इज राइट और नॉट, लेकिन वो जलती अल्टीमेटली तालिबान की तरफ है। इंडिया ने उसका प्रोपेगेंडा किया है कि उनको फाइनेंशियल इशू है और उन्होंने ये ड्रग हमारे भेज के उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस केम थ्रू द ईरानियन बॉर्डर, ईरानियन पोर्ट से आई। तो ये सारी चीजें, ये घेरे तालिबान के आसपास चल रहे हैं। तालिबान को हर कदम सोच समझ के रखना चाहिए और खासकर पाकिस्तान को उससे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान में कुछ भी होता है, वो इट विल ड्रेन पाकिस्तान विद देमसेल्फ, और पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रह सकेगा। क्योंकि इस वक्त हर बंदा जो है वो पाकिस्तान को ही ब्लेम करता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हैज प्लेड द डबल गेम सिंस लॉन्ग टाइम। अमेरिका में हर अमेरिकन ये समझता है कि नॉट ओनली पाकिस्तान चीटेड अस बट दे मिल्क द लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अस। सो टैक्स पेयर्स का जो पैसा वहां पे गया है, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक हवा जो है, एक माहौल बन रहा है। और मुझे जिस तरीके से अभी इंडिया आके जो इतनी कंपेन बड़ी चला रहा है, ये मुझे आई एम नॉट प्लीज्ड विद इट। आई हैव मेनी रिजर्वेशंस रिगार्डिंग इंडियन कैंपेन, और ये कैंपेन खत्म नहीं होगी। अभी देखे ना, क्वाड वालों से मोदी साहब मिले, और दूसरा हमारा काउंटर करने का कोई प्लान ही नहीं है ना। एक तो होता है ना प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना, हम वी हैव नो प्लान, वी आर नॉट सीरियस। और मुझे इस पे अफसोस है इस वक्त जो मेरा पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।